क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन क्या होता है, कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व है और ह्यूमन लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले इस वीडियो में और इस लेक्चर में। तो मैं मीर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं नेक्स्ट बंक पर। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पिछले वीडियोस लेक्चर में हम रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन की बात बहुत अच्छे से कर चुके थे और हमने उन्हें अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन के बारे में। तो अब अगर हम एक्सक्रीशन के बारे में ही बात करने वाले और इस चैप्टर को खत्म ही करने वाले हैं तो पहले एक्सक्रीशन को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो एक्सक्रीशन सभी ऑर्गेनिजम्स में एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स क्या करने वाले हैं, मेटाबॉलिक हार्मफुल वेस्ट को बॉडी से निकाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बाउंसर गया होगा, अब लगने वाला एकदम सिक्स। देखिए अच्छे से समझते हैं क्या है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। हम समझते हैं यानी कि क्या हो रहा है, जो रोज पूरा दिन होता है उसमें हर टाइम, हर सेकेंड, हर मिनट एक क्या चलती रहती है, बॉडी में रिएक्शंस चलती रहती है और उन्हीं रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो अब ये जो रिएक्शन चल रही है दिन भर हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, इस दौरान क्या होता है, काम की चीजें बहुत सारी बनती है बट कुछ हार्मफुल चीजें भी यहां पर बनती है और हार्मफुल चीजें क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, किसी काम की नहीं होगी। तो हमें ये तो समझ में आ गया मेटाबॉलिक क्या है, एक ऑर्गेनिज्म के उसमें जो भी रिएक्शंस चल रही है वो मेटाबॉलिज्म होता है और यहां पर उसी दौरान जो हार्मफुल वेस्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक हार्मफुल वेस्ट। यानी कि वो हार्मफुल भी है और वेस्ट भी है और वो मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस के दौरान बना है। तो अब सभी ऑर्गेनिजम्स में ये हो रहा है तो क्या करना है, ये हार्मफुल भी है और वेस्ट भी है, इसको बॉडी से निकालना है। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो एक्सक्रीशन उसी बारे में तो है, यानी कि इसी मेटाबॉलिक हार्मफुल वेस्ट को बॉडी से निकालना, बॉडी से एलिमिनेट करना, उसे बाहर निकाल देना, इसी को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो अब हम लोगों को समझ में आ गया है एक्सक्रीशन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे सभी ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिक हार्मफुल वेस्ट को बॉडी से निकाल देने वाले हैं। और हमारे इसमें क्या होता है, ये सब नाइट्रोजनस मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा ना उनमें क्या होने वाला है, नाइट्रोजन होने वाला है। आगे चल के ये अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां पर हमें एक और चीज देखने को मिलती है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस अर्थ पर छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म है, चींटियां हो गई, मच्छर हो गए, कितने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं और बड़े से बड़े भी हैं। ठीक है, एलिफेंट हो गया, जैसे बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स भी है, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स भी है। तो अब ये हर चीज में इनका स्टाइल अलग है, सबका तरीका अलग है, स्टाइल अलग है हर एक चीज में। तो एक्सक्रीशन करने का भी इन सबका अपना अपना स्टाइल होता है, यानी कि सब क्या करने वाले हैं, अपने अपने तरीके से इस हार्मफुल वेस्ट को रिलीज करने वाले हैं। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि इन लोगों में वेस्ट नहीं बनेगा, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। यानी कि सभी में हार्मफुल वेस्ट बॉडी में बनता ही बनता है जो कि उनके किसी काम का नहीं है और सब उसे निकालेंगे भी। बट क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का साइज अलग है, रहने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। तो एक्सक्रीशन करने का स्टाइल भी क्या होने वाला है, अलग होने वाला है। तो इसी को देखते हुए ये क्या होता है, जो एक्सक्रीशन है दो टाइप्स में क्लासिफाई होता है और दो टाइप्स में हम इसे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हो गया, वो क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कैसा होगा, यूनि मतलब सिंगल, सेल्युलर मतलब सेल, यानी कि सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स। तो पहला टाइप क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कैसा होगा, इसका मतलब क्या है, जो सिंगल सेल है ना, जिनमें ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही है। बोलो मेरे साथ, कितने, सिर्फ एक ही है, यानी कि सिर्फ एक ही सेल वहां पर प्रेजेंट है। तो उनमें ये कैसे होने वाला है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनका एक ही सेल है, यानी कि एक ही सेल पूरी बॉडी है। तो उनमें जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उनकी बॉडी उसे एलिमिनेट कर देती है सराउंडिंग में। ठीक है, क्या करेगी, पूरी बॉडी उसे क्या करेगी, जो भी वेस्ट बन रहा है उसको डिफ्यूज कर देगी, उसे निकाल देगी सराउंडिंग वाटर में। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं अमीबा, जो कि आपको स्क्रीन पर अभी
दिख रहा है। अब बात करते हैं दूसरे साइड की, यूनिसेल्यूलर देख लिया, जिनके एक सेल है, ज्यादा कंफ्यूजिंग बड़ा नहीं था। लेकिन अब बात करने वाले हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है, मिलियंस बोल रहे हैं बट मैंने काउंट नहीं कर सकते एग्जैक्ट कितने नंबर्स में ये होते हैं। और मल्टी मतलब मैनी, सेल्यूलर मतलब सेल, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स मींस मैनी सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे सेल्स होंगे। तो अब इन ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर सबका क्या है, अपने अपने स्पेशल ऑर्गन से इस प्रोसेस को करने के लिए, क्या बोला है मैंने, सबके पास स्पेशल स्पेशल ऑर्गन से इस प्रोसेस को करने के लिए। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होंगे जो कि एक अलग प्रोसेस से उस वेस्ट को बाहर निकाल रहे होंगे। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, जो फ्लेम सेल्स होते हैं, ठीक है, फ्लेम सेल्स हमें प्लेनेरिया में देखने को मिलते हैं। नेफ्रीडिया क्या है, नेफ्रीडिया के थ्रू हमारा अर्थवॉर्म क्या है, वेस्ट रिलीज कर रहा है। और जो किडनी है, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, ये किडनी की वजह से कौन कर पा रहा है, बर्ड्स और ह्यूमंस, यानी कि हम इंसान किडनी की वजह से इस चीज को एलिमिनेट कर पाते हैं। तो यहां पर हमें ये चीज समझ में आ गई है, यूनी में पूरी बॉडी डिफ्यूज कर देगी और मल्टी में क्या होने वाला है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन्स होंगे जो कि इस प्रोसेस को करवाएंगे। हमें क्या याद रखना है, फ्लेम सेल्स भी याद रखना है, नेफ्रीडिया भी याद रखना है, बट इंपॉर्टेंटली जिसकी बात करने वाले हैं वो है किडनी के बारे में, क्योंकि हम ह्यूमंस को लेकर डिस्कशन अच्छा खासा करने वाले चैप्टर में आगे। तो हमें समझ में आ गया किडनी क्या है, किडनी फंक्शनल यूनिट होगी एक्सक्रीशन कराने में ह्यूमंस में। तो अब चैप्टर में थोड़ा आगे चलने से पहले जब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की ह्यूमन बीइंग्स में, जी हाँ, इंसानों में एक्सक्रीशन कैसे होने वाला है, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन भी समझा इंसानों में कैसे हो रहा है, और रेस्पिरेशन भी देखा कैसे हो रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन को भी समझा। तो यहाँ पर एक्सक्रीशन को भी समझेंगे कि हम इंसानों में कैसे फंक्शन होने वाले हैं और कैसे ये हो पाएगा। लेकिन उस तक ले जाने से पहले आप मुझे एक चीज सोच के बताइए, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहते हैं, वो क्या करते होंगे, वो भी एक्सक्रीशन करते होंगे, वो भी वेस्ट रिलीज करते होंगे, तो वो क्या पानी में ही कर देते होंगे। अब आप जा रहे हैं कहीं भी जहां पर बहुत सारी मछलियां रहती है, बड़ी भी छोटी भी, आपने देखा पूरा पानी तो नीचे से गंदा है, क्यों, क्योंकि वो सभी वेस्ट तो रिलीज करने ही वाले। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्या नहीं होता है, वेस्ट रिलीज नहीं करते कि ऐसा देखने को नहीं मिलता है, वेस्ट तो रिलीज करते हैं सारे एक्वेटिक एनिमल्स, लेकिन हमें पानी के नीचे वो वेस्ट इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि वो कर रहे हैं अमोनिया, और अमोनिया क्या है, वाटर सॉल्यूबल होता है। क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स जो वेस्ट रिलीज करने वाले ना, जो वेस्ट वो बॉडी से बाहर निकालेंगे वाटर में, वो क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल हो जाता है, यानी कि क्या होता है, पूरा वाटर में घुल जाता है, और इसलिए हमें पूरा नीचे नीचे वो देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये था एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो हमने ये समझ लिया है, अब आ जाते हैं काम की बात पर, और मोमेंटम भी बन चुका है। तो बात करेंगे अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स की, इंसानों में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन कैसे होने वाला है। तो क्या होता है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका मेन काम क्या है, हम इंसानों में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, उनका मेन काम क्या है, नाइट्रोजनस मटेरियल जो वेस्ट है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना। यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन काम होता है वेस्ट को बाहर निकालना, और हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है उसको नाइट्रोजनस मटेरियल क्यों बोल रहे हैं, अभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये होता है यूरिया। तो समझ में आ गया, वेस्ट को निकालना है, और वेस्ट का नाम भी पता चल गया, यूरिया, उसी को हमको एलिमिनेट करना है, और यही काम सबसे बड़ा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो यही करने वाला है। अब यूरिया क्या होता है, ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, देखो क्या है, कोई बोल रहा है नहा लो सो नहा लो, नहा लो मतलब, ठीक है, तो क्या है, कोई तोतला बच्चा बोलेगा तो क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, नहीं ध्यान से मत सुनो, मैं तुतलाने नहीं वाला हूं, उसका ही एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बताने वाला हूं। वो क्या हो जाएगा, नहा दो सो नहा दो, यानी कि देखो नहा दो NH2 सो CO,
और फिर से नहा दो, यानी कि फिर से NH2, तो ये क्या हो गया, नहा दो सो नहा दो, क्या हो गया, NH2CO NH2, यानी कि क्या है, तोतला बच्चा किसी को बोल रहा है नहा लो, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से हमें समझ में आ गया यूरिया का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2, ठीक है। ये आपको याद नहीं भी रहा बाय चांस तो वैसे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बट याद रखना है जो वेस्ट होता है ह्यूमन की बॉडी में वो होता है यूरिया। अब हमें ये समझ में आ गया है यूरिया को बाहर निकालने वाला है, लेकिन ये काम अपने स्टाइल में करेगा ये भी पता है, लेकिन करने किसके थ्रू वाला है, यानी कि करने किसके थ्रू वाला है, यानी कि ये काम करेगा कौन हमारी बॉडी में, कौन करेगा, पेट करेगा, ये हैंड करने वाले, ब्रेन करेगा, हार्ट करेगा, लंग्स करेंगे, कौन करेंगे, करेंगे कौन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स करेंगे। और इनके बारे में पढ़ा होता तो यहां पर हमें आना ही नहीं पड़ता। तो चलिए अब समझते हैं कि ये कैसे होने वाला है। देखिए अब आपको एक डायग्राम यहां पर दिख रहा होगा, 1 मिनट आपको यहां पर नजर रखनी है, आप सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे प्रोसेस कैसे होने वाली है। तो क्या होता है, जो एक्सक्रीशन में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन की बॉडी में, क्या होगा, किडनी होती है और क्या होने वाले हैं, यूरेटर्स होते हैं, क्या है, किडनी इन्वॉल्व है और यूरेटर्स इन्वॉल्व है। अब ये क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, क्या होते हैं, कपल में होते हैं, जो किडनी और यूरेटर्स है ये कपल में होते हैं। कपल मतलब वो वाला कपल नहीं है ना, कपल मतलब दो, नहीं तो अभी आप पूछने लग जाएंगे सर मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है ना, तो कपल मीन्स यहाँ पर क्या है, पेयर में है, दो है। तो पहले हमने क्या देखा कि 2 किडनियां होती है, ठीक है, और वो किडनियों के नीचे 2 पाइप दिख रहे हैं आपको, वो भी 2 है, वो क्या है, यूरेटर्स है, और उसके नीचे जो आपको दिख रहा है वो है यूराइनरी ब्लैडर, जहां पर होता है ना, आप मैडम से पूछने जाते हैं स्कूल में या कहीं भी है, अरे मुझे वॉशरूम जाना है, जाऊं क्या, तो आपको पता कैसे चला, क्योंकि क्या हुआ, किडनी से निकल के, यूरेटर से निकल के अब आपका जो यूराइन है वो कहां तक आ चुकी है, वो आ चुकी यूराइनरी ब्लैडर में। यानी कि यूराइनरी ब्लैडर क्या करता है, कुछ समय के लिए स्टोर कर लेता है, ठीक है, क्या करेगा, यूरिन को कुछ समय के लिए स्टोर कर लेता है और हमें पता चल जाता है वॉशरूम जाना है। ध्यान देने वाली बात पता है क्या है, कुछ ही समय के लिए स्टोर करता है ना, ज्यादा दिन नहीं लगाना है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया 2 किडनीज होगी और 2 जो पाइप दिख रहे हैं वहां से निकले हुए 2 यूरेटर्स होंगे। इसके बाद में क्या है, यूराइनरी ब्लैडर, जहां पर थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा, और वो लास्टली निकल जाएगा, जो लास्ट ऑर्गन हमें देखने को मिलता है इसमें इन्वॉल्व, वो है यूरेथ्रा। तो क्या होगा, फाइनली यूराइनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो क्या निकल जाने वाला है, बाहर। तो किडनी क्या है, शुरू में था, और जो लास्ट में क्या है, यूरेथ्रा, जिसके थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। और एक और चीज आपको जो ध्यान रखनी है, ये हमें डायग्राम तो समझ में आ गया है, ये 4 ऑर्गन्स जो है ये भी हमें समझ में आ गए, ये इन्वॉल्व होने वाले हैं। अब हमें ये समझना है यहां पर कि किडनी कहां पर होती है, एब्डोमेन में होती है, यानी कि पेट में होती है, और 2 प्रेजेंट होती है, हर बैकबोन के हर साइड पे एक होती है, यानी कि एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो चलिए अब एक्सक्रीशन की बात करते हैं थोड़े से डीप में। अब हमें वो ऑर्गन समझ में आ गए जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले होंगे, तो हमें ये चीज तो समझ में आ गई है। अब हम ये समझेंगे कि ये यूरिन बन क्यों रही है, ठीक है, बॉडी में, यानी कि वेस्ट निकलेगा, कैसे निकल रहा है ये भी समझ में आ गया, लेकिन ये बन क्यों रही है, ठीक है, ये वेस्ट बन कैसे रहा है। देखो यूरिन इस पर्पज से बनती है कि वो क्या कर सके, ब्लड से फिल्टर कर सके वेस्ट मटेरियल को, यानी कि यूरिन किसका रिजल्ट है, आपके ब्लड में, ठीक है, ये किडनी में ही हो रहा है क्योंकि किडनी ब्लड फिल्टर करता है। तो क्या हो रहा है, आपके ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर करा जाता है, वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, बॉडी में से निकल रहा है और क्या बन जाता है, यूरिन बन जाता है। तो यानी कि यूरिन का पर्पस ये है बनने का कि क्या होने वाला है, ब्लड से वेस्ट मटेरियल वहां से फिल्टर हो जाता है। तो ये भी चीज हमें समझ में आ गई है, और ये कहां होगा, किडनी में होगा। फिर क्या होगा, जो 2 पेयर है यूरेटर्स के, उनके थ्रू ये कहां आ जाएगा, यूराइनरी ब्लैडर में आ रहा है, और उसके बाद क्या होगा, यूरेथ्रा के थ्रू ये निकल जाता है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई है, यूरिन क्यों बन रहा है, क्या पर्पस है उसका, वो ब्लड से क्या होगा, वेस्ट मटेरियल वहां से फिल्टर हो जाएंगे। अब हम एक और चीज देखते हैं, अगर आपको न्यूट्रिशन चैप्टर से न्यूट्रिशन इन अमीबा अगर याद होगा तो आप वहां पर क्या करते थे, हम वो लोग क्या बोलते थे, जो अमीबा है, जो न्यूट्रिशन इन अमीबा था वो क्या करता था, फूड निकलता था तो उसको क्या बोलते थे, इजेशन बोलते थे, ठीक है। इजेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन पढ़ ही रहे हैं, इजेशन पहले पढ़ के आए हैं, और नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर अभी हमें समझ में आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या देखने वाले हैं, सर हम जो पहले पढ़ चुके उसको फिर से पढ़ने वाले हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम समझेंगे कि जो एक्सक्रीशन है और इजेशन है ये दोनों एक नहीं है,
ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है और समझते ये अलग क्यों है। क्या होता है, जो इजेशन हमें पहला देखने को मिल रहा है, यहां पर क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड मैटर है, यानी कि जो बॉडी में अनडाइजेस्टेड मैटर होता है वो निकलता है, यानी कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर, यानी कि अनडाइजेस्टेड मैटर का बॉडी से बाहर निकलना एनस के थ्रू, ये होता है इजेशन। जबकि एक्सक्रेशन क्या होता है, एक बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स लिखना, यानी कि क्या होना, निकलना, ठीक है। यानी कि वहां पे क्या होगा, एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस मटेरियल्स जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी के लिए, वो रिलीज होंगे। तो हमें क्या समझ में आ गया है, इजेशन में क्या हो रहा है, अनडाइजेस्टेड मैटर निकलेगा, बॉडी डिफ्यूज कर रही है अनडाइजेस्टेड मैटर को एनएस के थ्रू, और यहां पर क्या होने वाला है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बॉडी के लिए जो कि पूरा वेस्ट है वो निकल रहा है। इसीलिए एक्सक्रेशन और इजेशन दो अलग अलग प्रोसेस है। तो ये बात भी हमें यहां पर समझ में आ चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब ये चीजें क्लियर करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं किडनी के बारे में, यानी कि किडनी के स्ट्रक्चर समझेंगे और फंक्शन समझेंगे। क्यों, क्योंकि किडनी क्या है, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, और ये हमने शुरू में पढ़ा था कि जो मेन एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में वो होता है किडनी। तो किसकी बात करने वाले हैं अभी, किडनी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। आप बोल रहे हो सर किडनीज बोलिए, दो है ना तो प्लूरल हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, किडनी की बात कर रहे हैं, उसका पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कर ले, फिर समझेंगे नेचर कैसा है, यानी कि पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर को लेके बात कर लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे फंक्शन क्या है। तो ये क्या होता है, जो किडनी में हमें फर्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है वो ये है, जो आपको याद रखना है, ये क्या है, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। ह्यूमंस में क्या होने वाला है, हम इंसानों में क्या होने वाला है, ये एक मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। और दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, क्या है, रेडिश ब्राउन होता है और बीन शेप में है। क्या बोल रहा हूं मैं, रेडिश ब्राउन है कलर में और बीन शेप्ड होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई है, क्या होने वाला है, कलर है रेडिश ब्राउन और क्या होने वाला है, बीन शेप में ये हमें देखने को मिलने वाला है, जैसा आप अभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो यहां से हमें ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद ये कहां पर होता है, एब्डोमेन में होता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और दोनों साइड एक एक होता है। क्या होता है, दोनों साइड एक एक किडनी होती है। अब जो लेफ्ट वाली किडनी होती है ना, वो क्या होने वाली है, हल्की सी ऊपर होती है राइट वाली से। मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट वाली ऐसी ऊपर है, राइट वाली ये रही। तो आप बोलेंगे सर ये क्या गड़बड़ है और ये क्यों गड़बड़ है। तो ये क्या होता है, जो एब्डोमेन कैविटी है उसको मैनेजमेंट को लेके, उसके मैनेजमेंट को लेके उसे थोड़ा सा अच्छे से सिमेट्रिकल शेप देने के लिए ये ऐसा रहता है। यानी कि जो एब्डोमेन है उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, लेफ्ट वाली जो किडनी होगी वो ऊपर होगी राइट वाली के मुकाबले। और अगर देखा जाए तो ये एसिमेट्री पता है क्यों हो रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड होता है लीवर, और लीवर की वजह से वो किडनी ऊपर होती है। तो अब आप लोग बोल रहे होंगे सर एब्डोमेन कैविटी को बैलेंस करना तो बहाना है, उसकी जगह किडनी को लाना है। तो यही बात है, यानी कि जो मेन रीजन है जिसकी वजह से किडनी क्या है, जो लेफ्ट वाली है वो ऊपर है, राइट वाले से क्या आ जाता है, वहां पर लीवर आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड लीवर के होने की वजह से ये एसिमेट्री हमको देखने को मिलती है कि जो लेफ्ट वाली किडनी है वो हल्की सी ऊपर होगी राइट वाली किडनी के मुकाबले। तो हमें समझ में आ गया स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस क्या क्या होंगे, सोच के देखिए। हमने जो अभी तक डिस्कस करे ना, वही सब फंक्शन को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्या करता है किडनी का जो पहला फंक्शन है वो ये है, ये क्या करता है आपकी बॉडी से, यहां पर जो एक्सेस ऑफ वाटर है आपकी बॉडी में, क्या है, किडनी क्या करने वाली है, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है आपकी बॉडी में उसको निकाल देगी। यकीन नहीं हो रहा है, ज्यादा पानी पी के देखो जाना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या है, एक्सेस ऑफ वाटर हो गया बॉडी में, यानी कि वाटर ज्यादा हो गया है, तो ज्यादा वाटर को भी निकालेगा। और इसको क्या बोलते हैं, ऑसोमेर रेगुलेशन। यानी कि ऑसोमेर रेगुलेशन में क्या होने वाला है, एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव कर रहा है बॉडी से। और एक और चीज क्या देखने को मिलती है, ये नाइट्रोजनस मटेरियल को भी रिमूव कर रहा है। यानी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बॉडी में प्रोड्यूस हो चुका है उसको क्या कर रहा है, रिमूव। और कौन कौन से, यूरिया तो हमने याद कराई है, याद है ना, नहा दो सो नहा दो, NH2CO NH2, एक यूरिया है और यूरिक एसिड। तो हमें समझ में आया पहला फंक्शन किडनी का, वो क्या करेगा,
एक्सेस ऑफ वाटर को बॉडी से निकालने वाला है और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को भी निकालने वाला है, जो कि होता है यूरिया और यूरिक एसिड। अब बात करते हैं दूसरे की, ये क्या कर रहा है, एक पीएच को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, यानी कि किडनी क्या करने वाला है, यहाँ पर रेगुलेशन कर रहा है पीएच का। और एक और चीज जो हमको देखने को मिलती है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन बना के रखता है, यानी कि सेम लेवल का कंसंट्रेशन बना के रखता है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन बना के रखता है ब्लड प्लाज्मा का। तो एक और फंक्शन हमें क्या देखने को मिलता है, जो ब्लड प्लाज्मा होगा उसका कांस्टेंट कंसंट्रेशन बना रहेगा, किसकी वजह से, किडनी की वजह से। अब लास्ट चीज देखने को मिल रही है, यानी कि लास्ट फंक्शन क्या है, होम्योस्टैसिस। क्या है, होम्योस्टैसिस। अब आप बोलेंगे सर इतने बड़े बड़े पॉइंट्स थे, हमें समझ में आ गए हैं। जो पहला था वो भी हमें आ गया, वेस्ट निकालना है, एक्सेस ऑफ वाटर निकालना है। दूसरे में पीएच देखना है, रेगुलेशन कर रहा है पीएच को। तीसरे में क्या है, ब्लड प्लाज्मा के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कर रहा है। ये सीख तो लिए। अब ये लास्ट वाला होम्योस्टैसिस छोटा दिख रहा है, इसे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, ये छोटा है दिखने में लेकिन कमजोर नहीं है, क्योंकि आप समझिए होम्योस्टैसिस होता क्या है, किडनी होम्योस्टैसिस कर रहा है, बट ये दरअसल है क्या, ये क्या है, आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी बना के रखता है, ठीक है। क्या करता है, यानी कि बैलेंस कर रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी बना के रखता है आपकी बॉडी में। और अगर ये स्टेबिलिटी बना के रख रहा है ना, होम्योस्टैसिस करके रख रहा है किडनी, तो अच्छी बात है। और ये नहीं करेगा तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, टिकट कंफर्म है, यानी कि क्या हो जाएगा, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी अगर होम्योस्टैसिस अच्छे से नहीं हो पाया। तो किडनी के स्ट्रक्चर के पॉइंट्स हम देख चुके हैं, वही आपको याद रखना है। सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट होंगे, और यही कहानी रिपीट होगी फंक्शंस में भी। इतने फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और यहां से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और वो कौन सा क्वेश्चन आएगा यहां से एग्जैक्टली वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करें अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो क्या है, ये स्मॉल स्मॉल बड़ी स्मॉल फिल्टरेड यूनिट्स होती है। क्या है, बड़ी स्मॉल यूनिट्स है, जो कि काय का काम कर रही है, फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। देखिए अब किडनी फिल्ट्रेशन का काम कर रही है ना, लेकिन किस वजह से कर पा रही है, क्योंकि उसके अंदर छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, नेफ्रॉन। और वो किस चीज का काम कर रही है, फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। तो नेफ्रॉन के बारे में हमें ये चीज क्लियर हो गई है, ये टाइनी स्मॉल यूनिट्स होती है जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रही है। अब इसका अपर एंड में क्या होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या, वो जो चाय वाला कप पीते हैं ना, थोड़ा सा सेम थिंग लाइक दैट, ठीक है। तो क्या होगा, एक अपर एंड में यहां पर हमें कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम बोलने वाले हैं बोमैन कैप्सूल। क्या बोलने वाले हैं, बोमैन कैप्सूल बोलने वाले हैं। और लोअर एंड में क्या होता है, यहां पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, और उसको हम बोलेंगे ट्यूब्यूल। तो जो सेकंड चीज हमने डिस्कस की है, वो यहां पर क्या देखने को मिल रही है, हमें अपर एंड में जो कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो होगा बोमैन कैप्सूल। और लोअर एंड में जो हमें देखने को मिलने वाला है, जो ट्यूब्यूल्स हमको देखने को मिलने वाले, जो बहुत सारे ट्यूब्स देखने को मिलेंगे, उसे हम बोल देंगे ट्यूब्यूल। तो अपर एंड में है बोमैन कैप्सूल, और लोअर एंड में हमें नेफ्रॉन में देखने को मिलते हैं ट्यूब्यूल्स। और ये जो बोमैन कैप्सूल है और ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये मिलके बना देते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन। जी हाँ, पूरा नेफ्रॉन बन जाता है। अपर एंड लोअर एंड मिलेंगे तो नेफ्रॉन बन जाएगा। और अपर एंड में है बोमैन कैप्सूल, और लोअर एंड में है ट्यूब्यूल्स। तो ये दोनों मिलके पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। अब 1 नंबर के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वहां पर आप क्या लिखने वाले, नेफ्रॉन। क्योंकि नेफ्रॉन क्या है, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि ये वो छोटी यूनिट्स है जो फिल्ट्रेशन के काम को आसान बना रही है। तो ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। चलिए और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। अब जो ब्लड होगा हाई प्रेशर पे, क्या बात चल रही है, हाई प्रेशर पे जो ब्लड होगा वो इन ट्यूब्यूल्स में फ्लो करेगा, और ट्यूब्यूल्स लोअर एंड में होते हैं नेफ्रॉन के, ये चीज हमें क्लियर है। तो क्या होने वाला है, हायर प्रेशर पे जो ब्लड है ट्यूब्यूल्स में फ्लो करने वाला है, किसके थ्रू करेगा, किसी की मदद तो चाहिए ना फ्लो करने के लिए। तो हाई प्रेशर पे जो ब्लड ट्यूब्यूल्स में फ्लो कर पाएगा वो होगा ब्लड कैपिलरीज की वजह से। क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज की वजह से ही ब्लड हाई प्रेशर पे ट्यूब्यूल्स में फ्लो हो पाएगा।
तो ये चीज हमें क्लियर है। और ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना, इनका निकनेम है, जैसा होता है ना छोटू का पिंकू, उसको चंपकलाल बाहर बोल रहे, कुछ भी अलग अलग नेम्स होते हैं, आपके भी निकनेम होंगे घर पे अलग अलग। तो वैसे ये जो ब्लड कैपिलरीज है इनको हम बोलने वाले हैं ग्लोमरुलस। क्या बोलने वाले हैं? ग्लोमरुलस बोलने वाले हैं। तो यहां से हमें क्या क्लियर हो गया है? हाई प्रेशर पे ब्लड फ्लो होगा ट्यूब्यूल्स में, और किसके थ्रू होने वाला है? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। और इन्हीं ब्लड कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमरुलस बोलते हैं। ग्लोमरुलस क्या है? बोमन कैप्सूल के स्ट्रक्चर में ही आता है, यानी कि क्या है, जो बोमन कैप्सूल है उसको सराउंड करके रखा हुआ है। और जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ध्यान से देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर को, ठीक है। इतना भी ध्यान से मत देखिए क्योंकि बड़ा उलझा हुआ है ये, ठीक है। बड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है सब चीजें यहाँ पर उलझी हुई है। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। जो अपर एंड है वो क्या है? हमारा बोमन कैप्सूल है। लोअर एंड में क्या है? ट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। और एक और चीज जो हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया कि जो ब्लड कैपिलरीज है उनकी वजह से, जो हमारा ग्लोमरुलस है उसी की वजह से क्या होने वाला है? ट्यूब्यूल्स में ब्लड फ्लो होने वाला है। इट इज सिंपल। अब क्या होगा लास्ट में, यहाँ पे पूरी रामायण जब खत्म होगी, यानी कि पूरा सब निकल के आखिरी में कहां जाने वाला है? वो जगह है कलेक्टिव डक्ट। यानी कि लास्ट में कहां पर जाएगा? कलेक्टिव डक्ट में। यानी कि पूरा यूरिन फिल्टर होने के बाद उसमें से जितने न्यूट्रिएंट्स ले सकते थे उस वेस्ट में भी ले लिए, लेकिन अब तो पूरा कचरा ही है, अब तो पूरा वेस्ट ही है, अब तो निकालना ही पड़ेगा। तो क्या होगा लास्ट में? जहां पर पूरा फिल्टर्ड होके यूराइन जाने वाला है लास्ट में, वो है हमारा कलेक्टिव डक्ट। और कलेक्टिव डक्ट में वहां से चला जाएगा। अब कलेक्टिव डक्ट के बाद क्या होने वाला है? बाहर जाएगा। लेकिन अभी हमको सिर्फ कलेक्टिव डक्ट तक याद रखना है। तो हमें समझ में आ गया है लास्ट में क्या होने वाला है? पूरा फिल्टर्ड होने के बाद वो कलेक्टिव डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी एक दिन में कितना यूरिन प्रोड्यूस करता है। वो है समथिंग अबाउट 1 to 2 लीटर, यानी कि एक दिन में 24 घंटों में 24 आवर्स में 1 से 2 लीटर 1 to 2 लीटर यूराइन प्रोड्यूस ह्यूमंस करते हैं। तो अब हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। और ये जो 4 से 5 पॉइंट है इनको दिमाग में फिट कर लो। नेफ्रॉन में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। और ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है रिमूवल एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और रिमूवल कैसे हो रहा है, ठीक है। पहले फॉर्मेशन होगा फिर ही रिमूवल होगा। रिमूवल होके फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, पहले बनेगा फिर निकलेगा। तो चलिए बात करते हैं फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ यूरिन की। अब यहां पर आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, तो आपको नजरें इसी फ्लो चार्ट पर रखनी है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि जो ये पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा जो फ्लो चार्ट यहाँ पर बना हुआ है, आपको एज इट इज अगर ऐसा चार्ट आप बनाते और ये क्वेश्चन बाय चांस आ गया तो पूरे 3 से 4 नंबर दे के जाने वाला है, ठीक है। तो हो गए ना थोड़ा एक्साइटेड? तो चलिए इसको शुरू करते हैं और समझते क्या होने वाला है। पहले क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। क्या होगा? ग्लोमरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा एकदम हाई प्रेशर पे। क्या होने वाला है? प्रेशर बहुत 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 ज्यादा होने वाला है। तो पहले यहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने वाला है। क्या होने वाला है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होगा, उसका भी प्रो वर्जन है, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा यहां पर पहले ग्लोमरुलस में, एकदम बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे होने वाला है। किस पे होने वाला है? बहुत 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 ज्यादा हाई प्रेशर पे होने वाला है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा ग्लोमरुलस में, कहां पर कैसे होने वाला है? एकदम हाई प्रेशर पे। और वो हाई प्रेशर जो लग रहा है एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर फोर्स कर रहा है सब्सटेंस को कि वो डिसॉल्व हो जाए। क्या हो जाए? घुल जाए। काय में? ब्लड में, ठीक है। ये हाई प्रेशर क्या कर रहा है? उन्हें फोर्स कर रहा है ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस को वो डिसॉल्व हो जाए ब्लड में। और ये जाएंगे इनटू द बोमैन कैप्सूल। यानी कि कहां आ गए? बोमैन कैप्सूल में आ गए हैं। अब यहां पर क्या होने वाला है, ठीक है। ये जो नेफ्रॉन्स है ना वहां पर आ गए, ठीक है। किडनी की जो यूनिट्स है ना, नेफ्रॉन्स वहां पर आ चुके हैं, सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं। तो क्या होगा? यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होना है। रीएब्जॉर्प्शन क्या है? अरे एक और बार एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। तो एक और बार एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? ये रीएब्जॉर्प्शन क्या है? तो जो सेकंड चीज हम देख रहे हैं इस फ्लो चार्ट में, रीएब्जॉर्प्शन, वहां पर क्या होगा?
वो अभी नेफ्रॉन क्या बोलता है, अरे ऐसे कैसे जाने देंगे, वेस्ट को अभी निचोड़ लेते हैं, इसमें कुछ काम का होगा। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि इसमें अगर कुछ काम की चीजें हैं तो उसको भी निचोड़ लेते हैं, ठीक है, वो भी काम आ जाएगी, फिर जो वेस्ट होगा उसको निकाल देंगे। तो यहां पर क्या करने वाला है रीएब्जॉर्प्शन में, जो ग्लूकोज है, जो अमीनो एसिड्स है, वो थोड़ा सा और है उस वेस्ट के साथ, उसको पूरी तरह से छान लेगा। जैसे अपन चाय छानते ना घर में, जो टी बनती है हमारे घर में, उसको ऐसे छान लेते पूरा एकदम आखिरी तक, तो वैसा ही काम है। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, यहां पर नेफ्रॉन्स क्या करने वाले हैं, जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और जो अदर चीजें हैं काम की, उसको भी क्या कर लेने वाले हैं, फिल्टर कर लेने वाले, रीअब्सॉर्ब कर लेने वाले, ताकि वो काम में आ जाए। अब इसके बाद क्या होगा, जो थर्ड स्टेप है, या अब जो हमारे हो गए नाइट्रोजनस मटेरियल्स, जो कि प्रॉपरली वेस्ट है। हम पहले डिस्कस कर चुके, बहुत सारे नाइट्रोजनस मटेरियल्स हमारे लिए क्या है, वेस्ट है। तो K+ और यहां पर और भी जो चीजें होगी वो क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। कहां पर चली जाएगी, किडनी में है। अब वो वहां से उसको क्या करा है, जो वेस्ट है उसको आगे बढ़ा दिया है। रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है पिछली स्टेप में, अब क्या करा है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको आगे बढ़ा दिया है। अब ये किसी काम का नहीं है, अब बढ़ा दो। अब हमने रीअब्जॉर्प्शन कर लिया है, तो अब तो इसमें से कुछ भी नहीं निकलने वाला, काम का नहीं है। क्या करो, इसे आगे बढ़ा दो। तो यहां पर इसे हम आगे बढ़ा देंगे और ये कहां चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में। देखिए अब क्या होगा इस स्टेप में, तो अब ये क्या होगा, यूरेटर के थ्रू आगे बढ़ेगा। ठीक है सर, ये यूरेटर क्या होता है, याद आया कि नहीं, जरा सोचिएगा। यूरेटर, यूरेटर क्या है दिमाग में, किडनी के बाद जो दो पाइप जाएंगे, जो कि दो होते हैं, किडनी भी दो है, तो एक एक दोनों पाइप से अटैच्ड है। ठीक है, तो वो क्या यूरेटर है। तो जो वेस्ट मटेरियल हमने थर्ड स्टेप में अलग कर दिया था, उसे आगे बढ़ा दिया था, वो आगे बढ़ के कहां जाएगा, यूरेटर में चला जाएगा। यूरेटर दो पाइप्स है, जो कि कहां तक का रास्ता है, यूरिनरी ब्लैडर तक का। ठीक है, किडनी है, ठीक है, समझ में आई, ये रही किडनी। अब यहां पर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। किडनी ने काम कर लिया, रीअब्जॉर्प्शन कर लिया, जो भी करना था सब कुछ कर लिया, जो कि हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद क्या करा, वो वेस्ट उसने बना लिया, अब वो क्या करेगी, निकालेगी। लेकिन अब क्या है, यहां पर यूरिनरी ब्लैडर तो ये रहा और किडनी ये रही, तो क्या होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, वहां पर ट्रांसपोर्ट का काम कौन करने वाला है, यानी कि जो बस होती है इधर से उधर ले जाती है, इधर से फिर वापस वहां ले जाती है। ठीक है, तो वैसा ही होने वाला है। ये जो किडनी है और जो यूरिनरी ब्लैडर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके थ्रू कवर होगा, वो होगा यूरेटर के थ्रू। तो यहां पर जो वेस्ट मटेरियल किडनी में अब आगे बढ़ चुका था, वो यूरेटर के थ्रू आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। कहां पर स्टोर हो चुका है, यूरिनरी ब्लैडर में आ चुका है। तो चलते इतनी सारी स्टेप समझने के बाद लास्ट वाली स्टेप पे, यहां पर क्या हुआ, यूरिनरी ब्लैडर में आ चुका है। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, प्रेशर बनेगा। ठीक है, प्रेशर बनेगा तो जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर हम जानते हैं यूरिन को थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगा, मतलब चेतावनी दे देगा कि अब टाइम आ गया है चलने का, चल रहे हो। ठीक है, नहीं जाते तो क्या होता है, देखो बच्चे लोग बड़े कमजोर होते हैं जब छोटे छोटे रहते हैं, तो क्या होता है, सभी ने किए हैं वो काम। ठीक है ना, मतलब गीला नीला करना, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर हम लास्ट स्टेप में देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, अब प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और वो इनफ हो जाएगा, तो क्या होगा, उसके बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाएगा। यानी कि यूरिन क्या हुई लास्ट स्टेप में, यूरिनरी ब्लैडर से, उसके बाद में प्रेशर बिल्ड होने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर, और वेस्ट को निकालना कहां था, बाहर, और ये यूरेथ्रा के थ्रू कहां चला गया है, बाहर, और हम भी आ गए इस टॉपिक के बाहर। यानी कि ये फ्लो चार्ट हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमने फॉर्मेशन भी देख लिया है और रिमूवल भी देख लिया है, किसका, यूरिन का। ठीक है, समझ में आ गया, करने के टाइम आपने सोचा नहीं होगा, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चार्ट आपको दिमाग में रखना है यहाँ पर जो है, और एज इट इज ऐसा की ऐसा लिखना है। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब बात करेंगे आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस के बारे में। तो यहां पर क्या है, अब मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया है कि ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वैसे ये जिसके साथ होता है ना उसके लिए अच्छी बात नहीं है, और किसी के साथ भी ना हो, लेकिन ये इंटरेस्टिंग क्या है, इसे समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए क्या होता है, हम जानते हैं किडनी एक बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले कर रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में। क्या कर रही है, वो फिल्ट्रेशन कर रही है ब्लड का, उसमें जो वेस्ट मटेरियल्स है उनको क्या कर रही है, निकाल रही है। तो ये चीजें किडनी कर रही है। लेकिन कुछ बार क्या होता है, कुछ समय क्या होता है, किसी किसी के उसमें हमें देखने को मिलता है, किसी इंफेक्शन की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, या जो ब्लड है रेपिटेशन वो स्लो हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है, किडनी थोड़ी सी डैमेज हो जाती है।
और जो वेस्ट पार्टिकल्स है ना वो क्या होने लग जाते हैं, अच्छे से फिल्टर तो किडनी कर नहीं पा रही है तो उसी पर जमने लग जाते हैं और इसके कारण इवन डेथ तक हो जाती है। यानी कि एक प्रकार से हम उस चीज को पढ़ रहे हैं जब किडनी अपना काम ना करे। वो वजह बहुत सारी होती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इंजरी हो सकती है, ब्लड इंफेक्शन, जो भी चीजें हैं वो हो सकती हैं, बट क्या होगा, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी और इवन उससे डेथ भी हो सकती है। लेकिन एक तरीका है इसे रिप्लेस करने का, और जैसा टॉपिक का नाम है वैसा ही यहां पर इसका काम है। तो क्या है टॉपिक का नाम, आर्टिफिशियल किडनी। तो यहां पर क्या होने वाला है, अब क्या करेंगे, एक पर्सन जिसका किडनी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो सारे फंक्शन नहीं कर पा रहा है, वेस्ट और इंप्योरिटीज को नहीं निकाल पा रहा है, तो उसको क्या करने वाले हैं हम, उसकी किडनी को रिप्लेस करेंगे आर्टिफिशियल किडनी से। क्या करने वाले, उसकी किडनी को रिप्लेस कर देंगे आर्टिफिशियल किडनी से। अब ये आर्टिफिशियल किडनी की जो प्रोसेस होती है ना, इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। और यहां पर क्या होने वाला है, जो काम किडनी कर रही थी वो अब ये हीमोडायलिसिस की प्रोसेस में होने वाला है। तो वो कैसे होगा, देखिए क्या होता है, एक पूरा मतलब इक्विपमेंट होता है जैसा हमें हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेगा। अब आप देख रहे हैं पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, वो एक मशीन दिख रहा है आपको, तो क्या होता है, उसका ब्लड क्या करते हैं, कलेक्ट करा जाता है। और हीमोडायलिसिस में क्या होता है, इसको डायलिसिस भी बोलते हैं शॉर्ट में। यहां पर बहुत सारे इस मशीन में सेमी प्रिमेबल मेम्ब्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे सेमी प्रिमेबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसके ट्यूब्स बने होते हैं बहुत सारे। अब क्या होगा, वो ब्लड उसमें जाएगा और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये नीचे से क्या, एक डायलिसिस सॉल्यूशन से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है, एक डायलिसिस सॉल्यूशन से ये कनेक्टेड है। अभी तक सब समझ में आ रहा है। एक मशीन लगाया है जिसमें बहुत ज्यादा सेमी प्रिमेबल ट्यूब्स है और नीचे वो डायलिसिस सॉल्यूशन से कनेक्टेड है। और ये पेशेंट यहां पर क्यों आया है, क्योंकि उसे क्या करवाना है, आर्टिफिशियल किडनी का जो काम है वो चल रहा है, क्योंकि उसकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो क्या होगा, ब्लड पहले कनेक्ट होगा, फिर जाएगा वो सेमी प्रिमेबल ट्यूब्स में जाएगा जो बहुत सारे उस इक्विपमेंट में। अब यहां पर क्या होने वाला है, उसमें से जो इम्प्योरिटीज है, जो काम किडनी करती थी, जो वेस्ट निकालना है बॉडी से, वो सब क्या होगा, निकलेगा डिफ्यूजन के थ्रू। यानी कि यहां पर डिफ्यूजन के थ्रू निकलेगा, उस ब्लड में से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कहां चला जाएगा, वो जो नीचे डायलिसिस सॉल्यूशन है उसमें चले जाने वाला है। और फिर क्या होगा, वो ब्लड वहां से निकलेगा और वापस से उसकी बॉडी में कर दिया जाता है। तो इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ, जो वेस्ट मटेरियल था वो डायलिसिस सॉल्यूशन में नीचे जा चुका है, ब्लड अब फिर से प्योर हो चुका है, इसलिए उसे वापस डाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक अच्छी प्रॉब्लम नहीं है जिसे भी होती है, क्योंकि उसे फिर बार बार करवाना पड़ता है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, जो आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस की बात है इसमें क्या है, यानी कि किडनी जब अच्छे से काम नहीं करेगी, बहुत सारी जो वजह होती है उनकी वजह से, तो यहां पर हीमोडायलिसिस का यूज किया जाता है। इससे क्या होगा, ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल लिया जाता है और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करवा ली जाती है। वो किसके थ्रू हो रही है, नीचे डायलिसिस सॉल्यूशन है, बहुत सारे सेमी प्रिमेबल ट्यूब्स है, इनमें से जब ब्लड निकलेगा तो जो वेस्ट मटेरियल है वो डायलिसिस सॉल्यूशन में चला जाएगा और ब्लड वापस से उस पेशेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर हो चुकी है और आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस समझ चुके हैं। अब हम एक चीज और डिस्कस करते हैं जो कि बड़े कमाल की है, जो हमारी नेचुरल किडनी है, ठीक है, जो बचपन से सबके पास होती है, अभी भी आप लोगों के पास है, ठीक है, और जो आर्टिफिशियल किडनी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए, एक बहुत मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जो हमारी नेचुरल किडनी है वो हमने, अगर आपने फ्लो चार्ट पढ़ा है ना तो ही यही बात समझ पाएंगे, ठीक है। और जो ध्यान नहीं दे रहे थे ना वो बोलेंगे अच्छा पीछे का याद नहीं है, मतलब ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी कोशिश करिए, और जिनको वो फ्लो चार्ट याद है वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे डिफरेंस कि आर्टिफिशियल किडनी और नेचुरल किडनी में डिफरेंस क्या है। वहां पर क्या होता था, मैंने बोला था बड़े मस्त तरीके से हमने पढ़ा था, क्या बोला था कि जब वेस्ट मटेरियल जा रहे होंगे तो किडनी के अंदर क्या है, जो नेफ्रॉन से वो बोलते हैं रुको अभी मत जाने दो, अभी इसमें से और निचोड़ लेते और रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं जो जो काम की चीजें फिर से। तो वो क्या करता है, वहां से ग्लूकोज और भी जो काम की चीजें रहती है वो वापस ले लेता है, ठीक है, इनसे अपना काम हो जाएगा। यानी कि अच्छे से छान लेता है, अच्छे से रीएब्सॉर्ब कर लेता है और फिर जाने देता है। ये होता है नेचुरल किडनी में। बट यहां पर आर्टिफिशियल किडनी में ये जो हीमोडायलिसिस वाला प्रोसेस है, यहां पर वो रीअब्सॉर्प्शन नहीं होना है, यानी कि रीअब्सॉर्प्शन यहां पर नहीं होगा। अगर हम नॉर्मली देखें ना, अगर रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए रीअब्सॉर्प्शन क्या था, जो वेस्ट मटेरियल जा रहा है उसमें से भी अच्छी अच्छी चीजें छाट लेना, अच्छी अच्छी चीजें निकाल लेना, यानी कि वेस्ट मटेरियल की क्वांटिटी कहीं ना कहीं कम हो रही थी।
तो यहां पर क्या होता है, हमें डिफरेंस तो समझ में आ गया। आर्टिफिशियल में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा और नेचुरल में क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। अब देखिए समथिंग अबाउट क्या होता है, आपके इसमें 2 लीटर यूरिन बन रहा है, ठीक है, कितना बन रहा है, 2 लीटर यूरिन बना है, 2 लीटर वेस्ट मटेरियल बना है, ऐसा समझ लेते हैं। अब रीएब्जॉर्प्शन की वजह से आप एक्सक्रीशन कितने का करने वाला है आपको पता है, सिर्फ 0.8 to 1 लीटर का। यानी कि क्या है, सिर्फ अगर 2 लीटर बना है तो उसमें से रीएब्जॉर्प्शन की वजह से जो बॉडी के बाहर निकलेगा वो सिर्फ 1 लीटर होगा। तो रीएब्जॉर्प्शन देखा क्या कर रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनको भी निकाल लेता है जो काम की चीजें, और एक्सक्रीशन को भी कम कर देता है ये, लेकिन आर्टिफिशियल किडनी में नहीं होगा। तो दोनों में जो डिफरेंस था वो भी हमें समझ में आ गया है। अब क्या होता है, एक और चीज हम देख, अब ऑर्गन्स का लेन देन होता है, ठीक है। क्या होता है, जो ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं तो क्या होगा, एक पेशेंट रहता है जिसके ऑर्गन खराब है, उससे क्या कर दिया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। ऑर्गन डोनर कौन होगा, जो वो ऑर्गन डोनेट कर रहा है, कि वो किसी और को डोनेट कर रहा है, समझ में आया। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है, डोनर से लिया और जो पेशेंट है उसको फिट करना है, यानी कि उसमें लगा दिया, ठीक है। वैसे कोई बल्ब नहीं है ना, फिट किया, मतलब आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो हमें ये चीज यहां से क्लियर हो चुकी है कि क्या होगा, ऑर्गन डोनर कौन होता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अब इसे याद भी नहीं रखेंगे ना तो भी कोई काम की बात नहीं है, जस्ट फॉर अ नॉलेज। लेकिन आपको डिफरेंस याद रखना है, और एक और चीज क्या याद रखना है, पूरा की पूरा आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस का प्रोसेस। तो 90% एक्सक्रीशन खत्म है, ये सबसे अच्छी गुड न्यूज है हमारे लिए इस टॉपिक के बाद। तो चलिए चलते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम पढ़ने वाले एक छोटा सा टॉपिक जो कि है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, यानी कि क्या होगा, प्लांट्स में एक्सक्रीशन अब कैसे होने वाला है उसकी यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो क्या होता है, सभी ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग था, हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ह्यूमंस का बहुत अच्छे से हमने इसे समझ लिया है, लेकिन अब क्या देखना है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट भी क्या है, वेस्ट जनरेट करते हैं, यानी कि उनकी बॉडी में भी वेस्ट होता है, अब वो उसको कैसे निकालने वाले हैं। और मैं पहले ही ये चीज बता देता हूं कि यहां पर जैसा भी पिछला काम होता रहा है वैसा नहीं चलने वाला है, वैसा नहीं होगा, क्योंकि प्लांट का अपना एक अलग स्टाइल है। तो देखते हैं प्लांट का स्टाइल क्या है और ये कैसे करने वाला है, और ये जो मोड होगा एक्सक्रीशन का ये डिफरेंट होगा। तो यहां पर पहले हम देखते हैं गैसियस सब्सटेंस का एक्सक्रीशन कैसे होने वाला है। प्लांट में हम पहले क्या देखने वाले हैं, गैसियस सब्सटेंस जो है, जो गैसियस वेस्ट इस केस में बन रहा है, जो गैसियस वेस्ट है जो कि अब किसी काम का नहीं है, वो क्या करेगा, उसका एक्सक्रीशन कैसे करने वाला है। तो जो गैसेस होती हैं जैसे कि CO2 हो गया, और भी जो गैसेस है जब प्लांट में ज्यादा हो जाती है, तो अति किसी भी चीज की बुरी होती है, ठीक है, सबने सुना होगा, आपने नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। तो क्या होगा, वो जो एक्सेस गैसियस वेस्ट उसकी बॉडी में होगा उसको वो कैसे निकालने वाला है, जो लीव्स में होगा ना, जो पत्ते होते हैं, ठीक है, जो लीव्स में होगा प्लांट्स के गैसियस वेस्ट वो निकलेगा स्टोमेटा के थ्रू। हमें समझ में आ गया, प्लांट में जो गैसियस वेस्ट होगा, गैस वाला वेस्ट होगा लीव्स में, वो निकलेगा स्टोमेटा के थ्रू। और वही बात करें स्टेम की, प्लांट में गैसियस वेस्ट यानी कि गैस वाला वेस्ट जो कि होगा स्टेम में, वो निकलेगा लेंटिकल्स के थ्रू। और स्टोमेटा और लेंटिकल्स को बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन में पढ़ चुके थे हम, तो यहां से हमें ये चीज समझ में आ चुकी है, और हमें ये पता चल गया है कि गैसियस जो लीव में है वेस्ट वो किससे जाएगा, स्टोमेटा से, और जो स्टेम में है वो लेंटिकल से। अब बात करते हैं जो लिक्विड वाले हैं, क्या है, यानी कि क्या है, जो लिक्विड वेस्ट होगा उसका एक्सक्रीशन कैसे करने वाला है प्लांट। तो जो लिक्विड वेस्ट होगा उसका एक्सक्रीशन प्लांट इस टाइप से करता है कि वो यहां पर ट्रांसपीरेशन करेगा। क्या करने वाला है, ट्रांसपीरेशन। नाम सुना है पहले आपने, बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन के समय हमने बहुत अच्छे से समझा था ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ठीक है। क्या सोच रहे हैं, नहीं देखा है वो वाला वीडियो, बिल्कुल देख लीजिएगा, और जिन्होंने नहीं देखना है हम यहाँ पर ट्रांसपीरेशन समझ लेते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या है, वाटर का लॉस करेगा, क्योंकि हम पढ़ तो यही रहे हैं ना कि वो लिक्विड वेस्ट यानी कि पानी वाला वेस्ट कैसे बाहर निकालेगा उसकी बॉडी से। तो ये प्लांट करता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू, और ट्रांसपीरेशन कुछ नहीं है, एक सिंपल सी प्रोसेस है जिससे क्या होना है, वाटर का लॉस हो जाएगा, वाटर चला जाएगा वाटर वेपर्स के फॉर्म में। और ये कहां पर होने वाला है, लीव्स के यहीं से होने वाला है, इसमें भी स्टोमेटा मदद करेगा। अब क्या होता है, बहुत सारी चीजें और भी है, यानी कि ट्रांसपीरेशन के तौर पे तो कर रहा है, और ये क्या करता है, ऑयल्स के तौर पर भी करता है।
इससे बहुत सारे हमें ऑयल्स मिलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या बेनिफिशियल है, ठीक है, हमारे लिए। तो यहां से हमें समझ में आया क्या होना है, जो लिक्विड मटेरियल है, जो लिक्विड वेस्ट है, प्लांट किसके थ्रू निकालने वाला है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू निकालने वाला है। यानी कि क्या करेगा, वाटर वेपर्स बन के वाटर का लॉस करने वाला है, जो भी लिक्विड है। अब ऑयल्स और गम भी सी में आते हैं, लेकिन ये क्या है, हमारे काम के हैं। यानी कि जो प्लांट का वेस्ट है हमारे काम का है। ऑयल्स और गम भी लिक्विड वाले वेस्ट में आते हैं, और हम इन्हें कैसे काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं, ये अभी पढ़ने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो चलिए अब बात करते हैं, हमें समझ में आ चुका है गैस में कैसे निकलने वाला है, लिक्विड मटेरियल्स को कैसे निकालने वाला है। तो अब लास्ट चीज पे आ जाते हैं कि ये सॉलिड वेस्ट को अपनी बॉडी से कैसे निकालने वाला है और उसे कैसे एक्सक्रीट करने वाला है, यानी कि यहां का एक्सक्रीशन कैसे होने वाला है। तो अब सॉलिड वेस्ट कैसे निकलने वाला है प्लांट की बॉडी से। यहां पर क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसको स्टोर कर लेते हैं सेल्यूलर वैक्यूल्स में। क्या करने वाले हैं, सेल्यूलर वैक्यूल्स में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे सॉलिड वेस्ट मटेरियल को। और टिश्यूज में भी कर लेते हैं डेड सेल्स के साथ। क्या करते हैं, टिश्यूज में भी कर लेते हैं डेड सेल के साथ। तो हमें यहां से क्या समझ में आ रहा है, ये स्टोर कर लेंगे सेल्यूलर वैक्यूल्स में। और एक और चीज जो हमने देखी, एंड इन टिश्यूज, यानी कि टिश्यूज में भी करेंगे डेड सेल्स के साथ में। अब क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, ये तरीका तो हमने देख लिया। अब दूसरा क्या है, कुछ पेड़ से गिर भी जाता है। कई बार क्या करते हैं, प्लांट्स मिट्टी जो होती है, यानी कि जो सॉइल होती है आसपास, उसमें वो वेस्ट गिरा देते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये जो वेस्ट गिरा रहे हैं, जो इनके लिए वेस्ट है, क्या वो विजिबल है? जी हाँ, वो एकदम विजिबल होता है। जो कुछ कुछ वेस्ट है वो विजिबल होता है। जैसे कि अब हम बात करने वाले हैं ये सॉलिड वेस्ट समझने के बाद कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों की जो हमें प्लांट के वेस्ट से मिल रही है। यानी कि कुछ प्लांट के ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमारे लिए यूजफुल है। तो पहला इसमें होता है गम, ठीक है। गम क्या है, लिक्विड वाले में पढ़ के आए थे, गम भी देखा। गम से क्या हो रहा है, फेविकोल और एडेसिव जितने भी होते हैं चिपकाने के काम आने वाले, वो सब यूज हो रहे हैं। तो ये चीज हमें यहां से समझ में आ गई है, गम दे रहा है। और क्या दे रहा है, नेचुरल रबर मिल रहा है हमें। क्या, प्लांट का एक वेस्ट मटेरियल होता है नेचुरल रबर, वो हमें किससे मिलने वाला है, प्लांट से ही मिलेगा। प्लांट का क्या है, वेस्ट मटेरियल, प्लांट बोलता है निकाल दो, और हम बोलते हैं ये तो बड़े काम का है, आने दो आने दो। यानी कि जो नेचुरल रबर है, जो कि अगली चीज है काम की, वो क्या है, टायर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हमें काम आ रही है। और जो तीसरी चीज की बात करें क्या है, वो है ऑयल्स। ऑयल्स क्या है, सैंडलवुड ऑयल्स हो गए, ऑलिव ऑयल्स हो गए। प्लांट के लिए ये भी क्या है, वेस्ट मटेरियल। तो प्लांट क्या बोलेगा, जाने दो, और हम लोग क्या बोलेंगे, आने दो। तो यहां से क्या होगा, जो ऑलिव ऑयल्स है, सैंडलवुड ऑयल्स है, ये भी हमें बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो ये थी कुछ चीजें जो हमने देखी जो प्लांट के लिए वेस्ट है, बट वो वेस्ट मटेरियल्स हमारे लिए यूजफुल है। तो हमने देख लिया गैसियस में क्या होगा, स्टोमेटा का काम हो रहा है, लेंटिकल्स का हो रहा है, लिक्विड में ट्रांसपीरेशन से जा रहा है, यहाँ पर ये स्टोर कर लेता है सॉलिड वाले में, सेल्यूलर वैक्यूल्स में, या तो टिश्यूज में कर लेगा, या तो कुछ चीजें मिट्टी में गिरा देगा, या तो डायरेक्टली फॉल कर देगा। तो यहाँ पर जो एक्सक्रीशन था प्लांट्स का समझ चुके हैं, और क्या क्या यूजफुल चीजें देगा हमने थोड़े बहुत एग्जाम्पल डिस्कस भी कर लिए, जिनसे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपसे कोई पूछने नहीं वाला है, ठीक है। तो यहां से हमने वो एग्जाम्पल्स भी देख लिए जो हमारे काम में आ जाएंगे। तो इसी के साथ एक्सक्रीशन यहां पर खत्म होता है, यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस थी वो हम पढ़ चुके हैं। यानी कि ये चैप्टर यहां पर ओवर होता है। बहुत चारों वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे से देखने हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट हो जाएंगे। लाइफ प्रोसेस चैप्टर एकदम आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। तो यहाँ पर एक्सक्रीशन के साथ, इसी के साथ ये लाइफ प्रोसेस का चैप्टर जो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, वो अब यहाँ पर खत्म होता है। तो अब नाचना है, गाना है, जो करना है कर लीजिए, क्योंकि आप बड़े खुश हो गए, लाइफ प्रोसेस ओवर हो चुका है। तो इसी के साथ मैं मिहिर शर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आज ही बन जाइए का